नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब बारी आप सभी के प्रमोशन की है। 20 जुलाई को परीक्षा कंडक्ट की जानी है, 9 जून को नोटिफिकेशन आना है। प्रमोशन जो है सभी का सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल। बस थोड़ा सा प्रयास करने का जरूरत है, लगन लगाए रखने का जरूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने का जरूरत है। अब 2025 में नाम मात्र का समय बचा हुआ है, इसलिए समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करिए, तैयार हो जाइए। जो सो रहे हैं वो जाग जाइए। पहला क्वेश्चन है, ईच सॉर्टिंग मेल ऑफिस मेल डिपार्टमेंट इज हैंडल्ड बाय। सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट में मेल विभाग का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? छटाई सहायक, हेड सॉर्टिंग, पंजीकरण छटाई सहायक या मेल क्लर्क? कौन सा उत्तर हो जाएगा? कौन सा उत्तर करेक्ट है? ये बात आपको ध्यान रखना है कि सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट मेल विभाग का संचालन जो है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि वर्क पेपर का प्रिजर्वेशन पीरियड कितना होता है, उसके संरक्षण का अवधि क्या होता है? तो हमारे लिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, 18 महीने होता है। हमने कितने बार देख लिया। जैसे ऑर्डर बुक है तो उसका 3 साल होता है ना। कुछ ऐसे एक आध दो दस्तावेज है जिनका कि हम हमेशा परमानेंट ही उसे बनाकर रखते हैं, उसे कभी भी नष्ट नहीं करते। अगला क्वेश्चन था आपका 28 नंबर का, और बोला था कि सब पोस्ट ऑफिस के संबंध में कौन सा सही है। देखिए, जो सब पोस्ट ऑफिस होता है वो एक्सचेंज का ऑफिस नहीं होता, मतलब विनिमय का कार्यालय नहीं होता। विनिमय का कार्यालय कौन होता है? विदेश डाकघर होता है। उप विदेश डाकघर विनिमय का कार्यालय नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या की जाती है? कस्टम का असेसमेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। The country which an article posted initial is called country of posting, sender country, country of origin, country of article। पोस्टिंग का देश या फिर सेंडर कंट्री, मूल देश, लेख का देश। कहां पर? जहां पर हमने आर्टिकल पोस्ट किया उस देश को बोलते हैं ओरिजिन कंट्री। ठीक है, ओरिजिन कंट्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर का। ठीक, चलिए, कन्वेंशन 2 या 2 से अधिक सदस्य देशों को जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए बनाया जाता है। डॉट डॉट संघ बनाने, आपस में विशेष समझौता करने की अनुमति देता है। जैसे स्पेशल, कंट्री, रिस्ट्रिक्टेड, पार्टनर। किस प्रकार की सुविधा देता है? प्रतिबंधित संघ बनाने की सुविधा देता है। क्या होगा कि भाई जो नियम यूपीयू बनाएगा, उस देश का जो भी उस मेंबर कंट्री जो जुड़े रहेंगे उस संघ से, उस सारे जो है उस नियम का पालन करेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टेड रहेंगे। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। द पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन यनम टाउन पार्ट पांडुचेरी यूटी अंडर विच सर्किल जुरिडिक्शन? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। पांडुचेरी यूटी जो है उसमें यनम शहर किस सर्कल के अंतर्गत आता है? किस सर्कल के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? जो यनम है वो आता है आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, किसके अंतर्गत आता है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। आपको बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वो नॉर्मली पांडुचेरी का भाग है ना, लेकिन जब हम बात करेंगे डाक प्रशासन में तो डाक प्रशासन में वो आंध्र प्रदेश में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान आर्मी पोस्ट ऑफिस में बुक नहीं किया जाता? एज पर गाइड आपको बताना है। हमने देखा था कि वैल्यूएबल आर्टिकल जो है वो आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर बुक नहीं किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वैध माने जाने के लिए फ्रैंक के छापों में निम्नलिखित होने चाहिए कि इस इंप्रेशन को वैलिड माना जाएगा, उसके लिए उस पर कौन सी चीजें होनी चाहिए? वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई, पोस्टल डाई, फ्रैंक डाई, पोस्टल डाई, वैल्यू डाई, फ्रैंक डाई या वैल्यू डाई। जब आपका इंप्रेशन वैलिड माना जाएगा जब उस पर वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई होगा। ठीक है, ये दोनों डाइयां होंगी तब उसे हम क्या मानते हैं? उसे हम मानते हैं वैलिड। ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, निम्नलिखित में से पोस्ट बॉक्स के माध्यम से क्या वितरित नहीं किया जा सकता? जम्मू कश्मीर में पूछा गया था। ILC, RNP, पोस्ट कार्ड या RL। पूछा यह है कि कौन सा पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जा सकता। क्या पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं जाएगा? पंजीकृत पत्र, RL, रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं जाते। तो क्या जाते हैं? जैसे ILC अनरजिस्टर्ड है, पंजीकृत समाचार पत्र अनरजिस्टर्ड, पोस्ट कार्ड अनरजिस्टर्ड है, तो ये सारी चीजें जा सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट था। वायुसेना में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी डाक किसके द्वारा वितरित की जाती है? वायुसेना, सेना डाकघर, फ्लीट मेल ऑफिस, एयर फ्लीट मेल कार्यालय। वायुसेना की डाक किसके द्वारा वितरित की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो वायुसेना का जो डाक होता है वो आपका आर्मी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वितरित किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट था फ्रेंड्स? बी करेक्ट था। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कैन रेवेन्यू स्टाम्प सोल्ड पोस्ट ऑफिस फॉर यूज टू पे पोस्टेज? क्या डाकघरों में बेचे जाने वाले रजत टिकट का उपयोग डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जाता है? रेवेन्यू टिकट इज यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। रेवेन्यू टिकट इज यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज बिल्कुल नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि रेवेन्यू स्टाम्प इज नॉट यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। नो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा है कि द पोस्टेज रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी मोर देन वैल्यू स्टाम्प प्रिंटेड ऑन आर्टिकल देन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। यदि आपको जो आपने टिकट लगाया है उससे ज्यादा का टिकट लगाना है तो क्या उसके लिए उपाय आपको करना पड़ेगा? ठीक है, बताइए। तो यदि कोई भी आर्टिकल जिस पर पहले से टिकट उभरा हुआ है, जिसे इम्बोस टिकट बोलते हैं, अब उस टिकट में कोई अतिरिक्त टिकट लगाना है, अतिरिक्त डाक भर लगाना है, तो हम क्या करते हैं? लेख को बुक नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन। या फिर संपूर्ण डाक भार केवल नगद में, संपूर्ण डाक भार केवल टिकटों में, अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त टिकट लगाकर इस अंतर को पूरा किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो भी हमें टिकट जरूरत होगा उसको हम लगाएंगे और इस कमी को पूरा करेंगे। डाकघर को कितने भागों में बांटा गया? बेसिक क्वेश्चन है, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है। किसी रजिस्टर्ड आर्टिकल को डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है, पते पर नहीं मिलता है तो 7 दिन के लिए रोका जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने कितने बार कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। कौन सा RPLI के तहत पॉलिसी उपलब्ध नहीं है? RPLI के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, बाल जीवन बीमा, ग्राम संपूर्ण। कौन सा RPLI के तहत उपलब्ध पॉलिसी नहीं है? देखिए, ग्राम सुरक्षा है, ग्राम सुविधा है, बाल जीवन बीमा है, लेकिन ग्राम संपूर्ण नाम का कोई RPLI पॉलिसी उपलब्ध नहीं है। चलिए, भारत में माई स्टाम्प कब पेश किया गया था? इंडिपेक्स 2012, 2011, वर्ल्ड पैक्स 2012, इंडिपेक्स 2011। माई स्टाम्प भारत में पहली बार इंडिपेक्स 2011 के दौरान पेश किया था। यह भी बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इतने बार कर चुके हैं हम, रिपीटेड, तो मैं क्यों इसलिए बोलता हूं बार बार कि भाई पेपर जरूर करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और रिपीट होंगे, है ना। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जो है वो 5 साल से बना रहा है डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे जो है लिमिटेड सिलेबस है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सर्किल काम नहीं करना चाहते, तो उस वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44 का। LTL का मतलब होता है लेस देन ट्रक लोड, FTL का मतलब होता है फुल ट्रक लोड। अंतरराष्ट्रीय एयर पार्सल की बात करेंगे, इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी? अधिकतम लंबाई जो है अंतरराष्ट्रीय एयर पार्सल का 1.05 मीटर। ठीक है, 1.05 मीटर इंटू 2। चलिए, स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1986 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी ने किया हुआ है पहले से ही। मनी ऑर्डर 2008 में आया था। प्रोजेक्ट टेरो भी 2008 में आया था। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डेट मैं आपको दूंगा फिर लास्ट में कुछ
तो उसको आपको ध्यान रखना है। पीओएसबी बचत खाते में न्यूनतम निकासी की राशि क्या है, मतलब न्यूनतम आप कितना विड्रावल कर सकते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम विड्रावल जो है 50 रुपए है, ठीक है। मतलब जब आप विड्रावल की बात करेंगे तो विड्रावल जो है कम से कम 50 रुपए तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट पोस्ट में कौन सा सत्य नहीं है। डायरेक्ट पोस्ट मतलब बिना उस पर हम पता लिखे आर्टिकल भेज देते हैं, जैसे A3 आकार के साइज में होगा पेपर, फिर उसके बाद कोई नाम और पता नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही दोनों बातें। लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है, ये बात गलत हो गया। लेटर बॉक्स में डायरेक्ट पोस्ट के आर्टिकल नहीं डाले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था। स्वीकार की जाने वाली मात्रा 1000 है, ठीक है। द मिनिमम क्वांटिटी दैट कैन एक्सेप्टेड 1000। घरेलू स्पीड पोस्ट लेखों के लिए राशि का बीमा कितने रुपए तक किया जा सकता है। जब हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक आर्टिकल के लिए आप बीमा कर रहे हैं, तो बीमा का जो सीमा होता है वो 1 लाख होता है, बीओ में 600 होता है। ये बात भी आपको याद रखना है, और ये रिपीटेड है। कार्य वितरण का ज्ञापन आपसे पूछा है। कार्य वितरण का ज्ञापन हो जाएगा आपका MS11, नॉमिनल रोल हो जाएगा MS12, पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक आपका MS1, एरर बुक MS2। एसएसए खाते से निकासी किस फिनाकल मेनू के द्वारा की जाती है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट मेनूज भी आपको जो फिनाकल में यूज की जाती हैं उनको याद करना पड़ेगा। CPWTM है ना, CPWTM, और बेसिक चीजें हमने दी हुई हैं, जैसे कुछ आपका पासबुक प्रिंटिंग के लिए, DTR के लिए, तो कुछ बेसिक चीजें ऑलरेडी दी हुई हैं, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। महिला सम्मान बचत योजना में अधिकतम जमा की राशि 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख। महिला सम्मान बचत योजना में अधिकतम 2 लाख तक जमा किया जा सकता है। चलिए, एज पर ALM एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT नॉर्म्स रिव्यू कस्टमर ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंट हाई रिस्क कस्टमर शुड बी डन एवरी। AML CFT मानदंडों के अनुसार उच्च जोखिम वाले ग्राहक के लिए दस्तावेजों की समीक्षा प्रत्येक बार की जानी चाहिए, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष। 53 का उत्तर जो हो जाएगा वो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि प्रत्येक 2 वर्ष में की जानी चाहिए, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान डाकघर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मेल, BD, वितरण, लेखा प्रधान डाकघर के अंतर्गत नहीं आता। BD जो है वो डायरेक्टरेट का एक ब्रांच है, तो आपको ध्यान रखना है कि BD HO के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सब HO के अंतर्गत है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। PMA का पूर्ण रूप क्या है। बिल्कुल BD बिजनेस एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है PMA इजी क्वेश्चन है, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो है वो SSS का फुल फॉर्म पूछा, IT से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, और पूछा था SSS का मतलब बताइए। राइट आंसर इज स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, DOP की IT परियोजना के संबंध में BI का मतलब क्या होता है। और BI जो है वो CSI से रिलेटेड है, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। और BI का मतलब होता है, मैंने कितने बार बताया इसके बारे में आपको, कि बिजनेस इंटेलिजेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जिन्होंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है उनका सभी का उत्तर सही है। नेटवर्क के संदर्भ में NSP का मतलब क्या होगा। नेटवर्क के संदर्भ में NSP का मतलब क्या होगा। NSP मतलब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। NSP मतलब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GL। GL का मतलब क्या होगा। GL मैंने आपको बताया था, जब से CSI आया तो फिर इस पर जो है GL का जो महत्व था वो बढ़ा था। और GL मतलब एंट्रियां मैनुअल करना हम बंद कर चुके थे,
अब हमने क्या किया, जीएल नाम का एक पद्धति लाया जिसमें हमने सारे एंट्रियां करना शुरू किया। जीएल मतलब जनरल लेजर, मतलब कुछ कोड दिए गए, उसी कोड में हमें सारी एंट्रियां दर्ज करनी है। कौन से आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा नहीं है? सीएसआई, आरएसआई, एफएसआई, ये सभी परियोजना है। एमएमयू जो है अभी का एक सिस्टम था, पद्धति था, जहां पर हम मेल मॉनिटरिंग कर रहे थे। ठीक है, इसके लिए हमने अलग से शाखा बना दिया डिवीजन ऑफिस में। तो ये आईटी आधुनिकीकरण का परियोजना नहीं था, और ये अभी अभी लाया था, लगभग 23-24 के बीच में। डेट भी इसका हमने आपको बताया था, एनुअल रिपोर्ट में आपको दूंगा, तो वहां पे जाके देख करिएगा, वो भी मिल जाएगा आपको। डीपीएमएस और आईपीवीएस किसका हिस्सा है? सीएसआई, एफएसआई, आरएसआई, एनआई। डीपीएमएस और आईपीवीएस जो सीएसआई का पार्ट है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर फिनेकल हैज बीन डेवलप्ड बाय टीसीएस, सीपीटी, एनआईसी, इन्फोसिस। फिनेकल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय इन्फोसिस। इन्फोसिस के ऑनर कौन थे, वो भी अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डीटीआर में फिनेकल के आंकड़े कैसे भरे जाते हैं? फिनेकल के आंकड़े जो है वो ऑटोमेटिक, ठीक है, स्वचालित रूप से पेश होते हैं। ये बात आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन है जो ऑफलाइन मोड में काम करता है? ऑफलाइन हमने आपको बताया था, ये सिंक बेस होता है, सिंक बेस है ना, डाटा जो है इसमें सिंक करता है, डाटा जो है इस पे सिंक करता है। तो ये बात आपको नोट डाउन करके रख लेना है। और ये होता है पॉस। विदेश पोस्ट लेखों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? फॉरेन पोस्ट आर्टिकल डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी? 64 का ऑप्शन सी था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पॉस सिंक बेस काम करता है, सी नंबर का ऑप्शन था। अगर हम फॉरेन पोस्टल आर्टिकल की बात करें तो इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूपीयू, अब यूपीयू बेसिक क्वेश्चन हो गया, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीयू के बारे में कौन सा सही नहीं है? फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट गारंटेड विद इन टेरिटरी ऑफ यूनियन, member country are regarded as constituting a single postal all country world member of UPU. UPU detailed regulation are binding on all member. संघ के भीतर पारगमन की स्वतंत्रता पहला है। संघ देशों को एकल डाक गठन करने वाला माना जाता है, बिल्कुल सही है। दुनिया के सभी देश यूपीयू के मेंबर हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यूपीयू विस्तृत नियमों का पालन करना पड़ता है जो उसके सदस्य देश होते हैं। तो क्या मैटर है? मैटर है आपका गलत, और गलत कौन सा है? सी, सी गलत है। ठीक है, यूपीयू जो है सभी देश उसके मेंबर नहीं है, ये बात आपको नोट डाउन करके रखें। चलिए अगला देखिएगा, एओपीयू या फिर इसे अप्पू भी बोलते हैं, ये कब इस पर भारत कब शामिल हुआ? ये पूछ रहा है आपसे। 1973 हो जाएगा। 1961 में स्टैब्लिश हुआ था, ये बात आपको पता है। चलिए अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कैन द सेंडर फॉरेन लेटर विड्रा आर्टिकल अल्टर एड्रेस ऑफ डिलीवरी? क्या विदेशी पत्र भेजने वाला वस्तु वापस ले सकता है, डिलीवरी का पता बदल सकता है? हाँ, जब लेख भारत में हो। हाँ, जब वितरित नहीं किया गया, रोका नहीं गया है। हाँ, किया जा सकता है जब तक वस्तु को सीमा शुल्क जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, बुकिंग के बाद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल को कब हम वापस ले सकते हैं, उसका एक कंडीशन आपको ध्यान रख लेना है। आर्टिकल को हम तभी वापस ले सकते हैं जब डिलीवरी नहीं हुआ है या तो उसे डिटेन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इससे अधिक वजन वाली वस्तुओं पर हम वेयरहाउसिंग चार्ज कलेक्ट करते हैं।
अगर 500 ग्राम से अधिक है तो उस पर हम क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग चार्ज कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कोई आर्टिकल है जिस पर लंबाई, चौड़ाई, गहराई जो है वो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्या लिमिट है? अंतर्राष्ट्रीय लेटर है, अंतर्राष्ट्रीय पत्र है, उस पर लंबाई, चौड़ाई, गहराई का योग जो है वो 900 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। एनिमेक्स बाइवेंट आपने टर्म सुना होगा। अब एनिमेक्स बाइवेंट होता क्या है? एनिमेक्स बाइवेंट का मतलब होगा लिविंग एनिमल, मतलब जीवित जानवर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला देखिए, विदेशी पार्सल या पत्र के बारे में शिकायत दर्ज करना है तो आपको समय सीमा क्या बताई गई है? मनी ऑर्डर का, जिस दिन आपने मनी ऑर्डर जारी हुआ है उस दिन से लेकर, और विदेशी पत्र और पार्सल में आपको अगले दिन से, जिस दिन पोस्ट किया पोस्टिंग के अगले दिन से 1 वर्ष तक करना है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्पू का सदस्य नहीं है? भारत, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 32 कंट्री हैं तो 32 के 32 आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि 32 है तो 32 कम ही है, उसके हिसाब से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है। यूपीयू क्वेश्चन बाई चांस आता है ना, बाई चांस कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, ज्यादा नहीं पूछता है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसका उत्तर डी हो जाएगा, कनाडा जो है इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वो है फ्रैंकिंग मशीन का आपको उपयोग करना है, अनुमति कौन देता है? सारे क्वेश्चन वन लाइनर थे। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करना है आपको, हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन परमिशन देंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने डिपार्टमेंट के कंप्लीट किए हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।